हेलो स्टूडेंट्स, सो सेकेंड वीडियो टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर नीट 2023 और लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारे ये 25 क्वेश्चंस जो अभी रिमेनिंग है वो डिस्कस करेंगे। मोहित सर एक बहुत ही अच्छे नेक्स्ट वीडियोस के साथ आ रहे हैं जहाँ पे सर डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, ये बहुत सारे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको लेके सर आने वाले हैं। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस है उसमें कौन कौन से कंसेप्ट है उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बुक और पेन के साथ बैठो और लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, ये क्वेश्चन बोल रहा है अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12a एंड रेजिस्टेंस R is wound up as a current carrying coil in the shape of equilateral triangle of side A and a square of side A. The magnetic dipole moment of the coil in each case respectively are कितना? So यहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं what is the magnetic dipole moment. Okay, तो अब ध्यान से देखना है कि आपका जो कंडक्टिंग वायर का लेंथ है वो है 12a और जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास R है। ओके, सो मैं यहाँ पे पहले तो देख लेता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ कितना दिया है साइड A का और स्क्वायर का साइड कितना दिया है A का। परफेक्ट है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? सो सबको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो रहता है, सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, वो रहता है NIA। सो द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज N is equal to NIA, where N is number of turns, I is current and A is basically area। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हम लोग को सबसे पहले एक चीज ये देखनी है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। यस और नो, हम लोग को नंबर ऑफ टर्न्स देखने हैं तो पहले देखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए बोला है। यस और नो। सो अगर मैं बात करूं ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मैं साइड देख लूं तो ये ए और ये ए हो जाएगा। सो टोटल 3a हुआ, पर अब क्या होने वाला है, लेंथ टोटल 12 दिया है, बराबर है बेटा। सो इसके आपको 4 बार है ना इसके ऊपर टर्न्स आपके आ जाने चाहिए। सो द नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं फर्स्ट केस में कैलकुलेट करूं तो वो होने चाहिए 4 इंटू आई एज इट इज होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके बाद इसके बाद जो होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब वो कैसे कैलकुलेट करना है, सही बात है। हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? एक तो होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर, दैट्स द वन ऑफ वे डू इट। सो अगर मान लो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ तो मेरे पास परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। ओके, आपको पता है कि ये 60 डिग्री है, यस और नो। सो दिस इज 60 डिग्री। अगर मैं बात करता हूँ नीचे वाले टर्म्स का तो ये a/2 हो जाएगा। व्हाट इज cos 60 इफ आई टॉक अबाउट, तो cos 60 होता है ये a/2 अपॉन a, तो आई थिंक दैट इज करेक्ट। बट इफ यू टॉक अबाउट sin 60, सो sin 60 is going to be h upon a, so h हो जाएगा a √3/2। परफेक्ट। सो अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं तो क्या होना चाहिए? सो पहले तो इंटू हाफ बेस, बेस a है आपका, इंटू हाइट विच इज a √3/2। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली, दैट इज √3a²/4, याद करके रखो। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 2 4 कट हो रहा है, सो आंसर आ रहा है √3a² इंटू r। √3a² अकेला मेरे हिसाब से फर्स्ट डायरेक्ट दिख रहा है। स्टिल हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। कैसे कर सकते हैं? काइंड ऑफ लाइक दैट कि √3a², एक आंसर तो आ गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, पर हम लोग को स्क्वायर ऑफ साइड ए करना है। सही बात है बेटा, स्क्वायर ऑफ साइड ए। नाउ NIA लगाएंगे, यस और नो, वापस नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब जब हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, सो ये a होगा, ये a होगा, ये a होगा, ये a होगा। सो टोटल आपका जो लेंथ है वो 4a हो गया। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ टर्न्स होना जाने चाहिए 12a डिवाइड बाय 4a, तो नंबर ऑफ टर्न्स 3 हो जाएंगे। सो अगर मैं बात करूं स्क्वायर के लिए n2 के बारे में, सो नंबर ऑफ टर्न्स 3 हो जाएंगे बेटा, I as it is, और area is going to be a², so 3ia², hence the first is should be the correct answer। okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होने से काम नहीं होगा, यहाँ पे इस टर्म का भी यूज हो रहा है, साथ में बेसिक फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया उसका भी यूज हो रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। A particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes time t to complete one revolution. So आपको पता होना चाहिए टाइम t रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास होता है वो होता है 2 pi r upon v. So this is going to be my first equation. Okay. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. अच्छा, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is given by कितना? So यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो maximum height का फॉर्मूला क्या होता है? So maximum height का फॉर्मूला जो होता है वो होता है u square sin square theta by 2g. ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? u square sin square theta by 2g. So let me apply that u square sin square theta by 2g. Now the most important thing is कि यहाँ पे उन्होंने बोली है एक चीज कि the maximum height कितना दिया गया है, it is equal to 4 times r. yes or no? So मैं यहाँ पे h के बजाय 4r डाल देता हूँ। परफेक्ट। अच्छा, दूसरा मैं v के बजाय डाल सकता हूँ 2 pi by t. yes or no? तो मैं v के बजाय अगर वो 2 pi by t डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 4 pi square r square by t square. परफेक्ट। इनटू sin square theta by 2g. So ये 2 और 4 कट हो गए, यहाँ पे 2 आ गया बेटा, ये 2 और 4 कट के यहाँ पे 2 आ गया। फाइन। दूसरा एक r और एक r कट हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सो sin स्क्वायर थीटा यहाँ से आ रहा है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो रहा है, अगर यहाँ से देखो तो 2gt स्क्वायर अपॉन नीचे आ रहा है y स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास थीटा हो जाएगा फाइनली sin इनवर्स ऑफ this entire term 2gt square upon pi square r is half. So option 4 is the correct answer. By the way, यहाँ पे आपको एक चीज ये समझनी थी कि अगर हम मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो sin थीटा का कंपोनेंट आना चाहिए, तो cos तो नहीं आना चाहिए। इन दोनों में से कोई आंसर होगा एंड दैट इज द वे। एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 आंसर पे आप पहुंच चुके हैं। Next है the angular speed on a flywheel moving with uniform angular acceleration changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration in radian per second square is कितना? सिंपल है बहुत। आपको यहाँ पे देखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब अल्फा पूछा है। सो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फाइनल आपका दिया हुआ है 3120, बट डोंट फॉरगेट ये आपके पास जो है ये आरपीएम है। आरपीएम होता है फ्रीक्वेंसी। सो याद रखो आरपीएम दे या आरपीएस दे या सीपीएस दे, साइकिल पर सेकंड दे या हर्ट्ज दे, ये सारा का सारा फ्रीक्वेंसी। पर अगर आपको रेडियन वर्ड आ जाए ना, वो आपका ओमेगा होगा। सो यार दोनों में डिफरेंस याद रखना। इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत बार होता है, एसी में भी कई बार वो क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में कंफ्यूज हो जाता है। तो ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं बेटा एंड देन आपको मार्क करना है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ 2 पाई और फाइनल आपका दिया है 3120, बट आरपीएम है तो डिवाइड आपको करना पड़ेगा, आई थिंक 60 करना पड़ेगा। इसी में वापस करते हैं बेटा 2 पाई इंटू वापस 1200 अपॉन 60 प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू 16। आई थिंक ये हमने कर दिया। अब यहाँ से 0 और 0 कट कर दिए, फाइन ओके। और 2 और 6 3 आ जाएगा, 3 और ये कट करेंगे तो 104। सो दिस इज गोइंग टू बी 104 पाई माइनस वापस 0 0 कट करा, 2 3 कट करा, सो दिस इज गोइंग टू बी 40 पाई अपॉन 16 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 104 पाई माइनस ये करेंगे तो 64 पाई आ जाएगा बाय 16 इज इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू हो जानी चाहिए 4 पाई 1 का करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन से काफी है ना। इसमें आपका सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिकल का जो यूज है वो होता है अल्फा इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा की वजह से टेंजेंशियल आता है,
which is AT is equal to R alpha. Then there is one more acceleration जो AR होता है, centripetal or the radial acceleration, necessary acceleration without which your circular motion cannot happen. And there is total acceleration which is A, और A होता है under root of AR square plus AT square. इस बार A is equal to under root of AR square plus AT square के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, important है, प्लीज करके जाना. आगे बढ़ते हैं. Two resistors of resistance 100 and 200 are connected in parallel. The ratio of the thermal energy developed in 100 to 200 in a given time is equal to कितना. So energy develop पूछा है in a given time, तो टाइम तो दोनों का सेम है. दूसरा, आपको एक चीज समझनी है, बच्चों को है ना कंफ्यूजन हमेशा रहता है जब भी एनर्जी या पावर रिलेटेड क्वेश्चन आए. तो मैंने देखा मेरे बच्चों को भी थोड़ा सा इशू आता है, बिकॉज दे ऑलवेज फील कि सर ऐसे क्वेश्चन हमारे से नहीं बनते. सो मैं कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ. ये 100 है, ये 200 है, और जो वोल्टेज है वो मान लो कि मैं अस्यूम करूँ V है. अच्छा देखो सिंपल, अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो करंट कांस्टेंट है, और अगर रेजिस्टर पैरेलल में तो वोल्टेज कांस्टेंट है. तो पावर या हीट का फॉर्मूला आपको वो यूज करना है जिसमें रेजिस्टर को सीरीज या पैरेलल में रखा अकॉर्डिंगली. जैसे पावर में दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना. या तो आपको I/R यूज करना है या तो V/R यूज करना है. सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है आपको सबको पता है, करंट कांस्टेंट होता है. सो यूज दिस फॉर्मूला अगर आपके रेजिस्टर सीरीज में है तो. और पावर अगर हाँ ये कब करना है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन. सिमिलरली ये कब यूज करोगे बेटा, जब आपको पैरेलल चीजें पूछी जाए तो. उस हिसाब से मुझे अगर हीट डेवलप पूछा है H1/H2, तो मुझे यहाँ पे क्योंकि पैरेलल है तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए V² ये, क्योंकि V इसमें कांस्टेंट होता है बेटा. तो उस हिसाब से पावर या हीट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस हो जाएगा. तो H1/H2 होना चाहिए क्या बेटा, R2/R1. अगर मैं बात करूँ 100 to 200 तो it should be equal to 200/100. The answer is 2:1. It is the given option 1. Simple question. Again कोई मगजमारी जैसी चीज इसमें थी नहीं. ओके, कंसेप्ट है और कंसेप्ट आपके सामने. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन काफी इजी है. स्टिल कंसेप्ट वाइज मुझे था कि मैं बच्चों को बता दूं. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. सो आपको याद रखना है दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव. अगर हाफ वेव के बारे में बात करें कि अगर हम इनपुट में 50 दें, या जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 60 दें, सो आउटपुट में भी 50 या तो 60 रहेगा, मतलब इट डज नॉट चेंज. फुल वेव में लेकिन फंडा अलग है, 50 दे या 60 दे तो आउटपुट में आपके पास डबल हो जाना है. सो या तो 100 आएगा या 120 होगा. इसका जो आंसर है वो ऐसा क्यों है, द रीजन इज क्योंकि आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो आपको टेक्निकली आंसर दिखाना है. आपको पता है कि हाफ वेव जो रहता है वो ऐसा होता है, और जो फुल वेव होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है. सो एक पूरे साइकिल में हाफ वेव में एक ही पल्स है, एक साइकिल में एक पल्स, जबकि फुल वेव में एक साइकिल में दो पल्स है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई. सो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी फुल वेव की हाफ वेव के कंपैरिजन में ट्वाइस है. इसीलिए क्योंकि यहाँ हाफ वेव पूछा है तो आंसर 60 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद कर लेना ये. ऑल्सो फुल वेव का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हाफ वेव फुल वेव कंफ्यूजन वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने पहले एक ओवरसीज वाले और री एग्जाम वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जहाँ पे सर्किट दिया था ब्रिज वेव फुल रेक्टिफायर. वो क्वेश्चन एक बार प्लीज आप चेक कर लेना वो वीडियो में, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. अब कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर रेडियस. सो मैं लिख देता हूँ लेंथ मेरे पास 10 मीटर है, रेडियस जो दिया है वो 10⁻² मीटर है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया है 10 ओम. करंट डेंसिटी होता है J which is I/A. कितना है वो पूछना है, तो क्वेश्चन मार्क है. फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना दिया है 10 मीटर. मैं बच्चा बेटी यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि करंटली जितना हमने नीट में चीज़ें नोटिस करी हैं, एक और एक अभी नीट के PYQ में क्वेश्चन मैंने देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, ये चार लेफ्ट साइड में थे. राइट साइड में उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला दिए हुए हैं और आपको मैच का पालन करना है. इसके ऊपर आपको डायमेंशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं. हर पेपर में PYQ में इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है.
मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करने लायक है, करके जाना। ये फॉर्मूला थोड़े अतरंगी होते हैं इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये जो है इसको हम माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ इज बेसिकली द ओम्स लॉ व्हिच इज ऑब्जर्व्ड एट द एटॉमिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक आपको सबको पता है व्हिच इज V इक्वल टू I। यहाँ पे सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, ओके। तो उसको मैं कंडक्टिविटी को 1/ρ लिख सकता हूँ बेटा, फाइन। मुझे J फाइंड करना है तो मुझे ρ और E चाहिए। मुझे ऑल्सो एक चीज पता है कि R होता है ρL/A, ठीक। सो मैं अगर ρ यहाँ पे लेके जाऊँ, R यहाँ पे शिफ्ट कर जाऊँ तो 1/ρ हो जाना चाहिए L/R × A। उस हिसाब से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा L/R × A × E। L लेंथ दिया है जिस 10, रेजिस्टेंस मेरे पास दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 है, ओके। सो ये भी 10 डाल देते हैं। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर करना पड़ेगा तो इसका स्क्वायर करो तो 10⁻⁴ हो जाएगा बेटा, ओके। और ये पाई स्क्वायर हो जाना चाहिए, परफेक्ट। अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो E है वो E कितना है, तो E दिया है 10, यहाँ पे 10 डाल देते हैं, ओके। अब नाउ द क्वेश्चन, ये सारी चीज़ तो समझ में आ रही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं कुछ अगर चीज़ें मैच नहीं करें तो विल सी क्या हो सकता है। 10 और 10 कट हो गया, पाई और ये कट हो गया, ओके। देखते रहना कुछ अगर मेरी गलती ना होनी चाहिए, ओके। 10⁻⁴ 10 है, ये पाई ऊपर आ जाएगा। सो 10⁻⁴ ऊपर गया तो कितना हो जाना चाहिए 10⁻⁵ इंटू आपके पास क्या हो जाएगा पाई, ओके। ये पाई ऊपर जाना चाहिए। 10⁻⁵ वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है मेरे पास, ये आई थिंक उस पर मार्क करके हम जा सकते हैं। पाई एक्स्ट्रा आ रहा है, ओके, बिकॉज पाई कहीं पे कट नहीं हो रहा। इसमें पाई है, आर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में 10⁻⁴ का फैक्टर आएगा, पाई स्क्वायर तो होगा ही होगा, सही बात है बेटा। सो 10⁻⁵ का एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, बट हम हेल्प नहीं कर सकते। अगर कभी ऐसा हो बेटा, सो नो डाउट हमारे पे डाउट आएगा कि यार कैलकुलेशन तो सही जा रही है, सो हम गलती तो कुछ कर नहीं रहे, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सो डोंट वरी, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एक्चुअली उनको क्वेश्चन ये देना चाहिए था कि द ऑर्डर ऑफ द करंट डेंसिटी काइंड ऑफ द पावर ऑफ 10, ऐसा कुछ जो तुम्हारे पास हो सकता था, बट ठीक है। 10⁻⁵ इज नॉट अ बैड थिंग, वी कैन गो अहेड एंड आगे बढ़ सकते हैं। The area for rectangular field of length 55.3 and breadth 25 meter after rounding of the value for correct significant figure. This is the basically a classic question जहाँ पे हम significant figures को discuss कर रहे हैं बेटा, ओके। सो 55.3 आपका लेंथ है, यस और नो, और आपका ब्रेड जो है वो कितना है 25, और एरिया आपको चाहिए तो वो आपको करना पड़ेगा लेंथ इनटू ब्रेड। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो फाइनल आंसर होता है वो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेड है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको हमें रिटेन करना है। जैसे इसके सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं बात करूँ तो ये 3 है, और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसके 2, परफेक्ट। तो फाइनल आंसर में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन होने चाहिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वी शुड रिटेन 2 सिग्निफिकेंट, परफेक्ट। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर अगर फाइनल आंसर में है, पहले देख लेते हैं इसमें 4 तो ये गलत है, इसमें 5 है गलत है, इसमें 3 है गलत है, क्योंकि ये 3 है, पावर्स को हम गिनते नहीं है, इसमें 2 करेक्ट है, इसको गिनते नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के रूल्स करके जाओ। PYQs के बारे में बात करूँ तो लास्ट 7 to 8 पेपर्स में 2 से 3 क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स के आ रहे हैं, ओके। सिंपल कंसेप्ट है, अगर आ गया तो आपका मार्क्स नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, a capacitor of capacitance C 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery. Then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor. As shown in the figure, the electrostatic energy stored by the system कितना हो जाएगा। पहले समझना है कि जब ये कंसेप्ट है जहाँ पे एक कैपेसिटर को चार्ज करके दूसरे के साथ कनेक्ट करो, फिर देखो कि एनर्जी स्टोर कितना होगा। सो एनर्जी स्टोर के लिए पहले तो आपको फाइंड करना होगा डी कॉमन। कॉमन मतलब कॉमन पोटेंशियल, और इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। दैट मीन आइटम रहेगा अपॉन C1 + C2। C1 के बारे में बात करें तो 900 है, दूसरा भी 900 है, पर वो अनचार्ज था। सो इस केस में हो जाएगा 900
इंटू 100 कर देते हैं, प्लस वो तो अनचार्ज था तो 0 हो जाएगा। अब वो 900 प्लस 900 कितना हो जाएगा बेटा 1800। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा 50। सो 50-50 हो जाना चाहिए दोनों। उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है बेटा द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। सो इसका प्लस इसका, सो यू स्टोर्ड इज गोइंग टू बी हाफ c1 v स्क्वायर प्लस हाफ c2 v स्क्वायर। समझा बेटा? सो इट इज गोइंग टू बी हाफ c1 प्लस c2 इनटू v स्क्वायर। सो हाफ c1 प्लस c2 करेंगे तो एडिशन ही करना है आपको, और क्रॉस ओवर देना है बेटा। v स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर करना है, व्हिच इज गोइंग टू बी 2500। एंड डोंट फॉरगेट ये पिको फैराड है, और पिको फैराड तो 10⁻12 होगा। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट दैट। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीज हो सकती है। तो ये 9 मीटर आना चाहिए बेटा, 25 9 सा 225 होगा, सो 225 हो जाएगा। ये 4 0 है वो इसमें कट हो जाने चाहिए, सो 10⁻8 हो जाएगा। सो 2.25 to 10⁻6 जो मुझे दिखा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये एनर्जी स्टोर का बच्चे को एक और चीज में यहाँ पे दे देता, इसमें एक और एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द, क्या कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी लॉस भी होता है, ये तो एनर्जी स्टोर था बराबर। सो अगर ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला देता हूँ कि U आपका डिसिपेटेड पूछा जाए, सो U एज अ हीट डिसिपेशन, सो द फॉर्मूला इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल फॉर्मूला। बहुत सारी बार हम लोगों ने एक शॉर्टकट यूज किया है और उससे बहुत जल्द हमको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैच द कॉलम और डायमेंशन। आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन करके जाना है। एक क्वेश्चन 100% डायमेंशन का आने वाला है। अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। सो ऐसे मैच द कॉलम में डायमेंशन फाइंड करना इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली चैलेंजिंग बहुत सारे बच्चों के लिए। सो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं ऐसे ऑप्शंस पहले लेता हूँ जिसमें हर ऑप्शन या हर पार्ट अलग अलग है, और उससे मेरा आंसर आना काफी सिंपल होगा। सो मैं अगर ध्यान से देख रहा हूँ तो A तो 2 है, B4 2 बार आ रहा है, C1 है, C3 है, C1 है, C4 है, D3 है, D1 है, D3 है, D3 है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, C जो है वो 1 3 4 ऐसे पूछ रहा है, तो मैं पहले C देख लेता हूँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ओके, सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में बात करें तो फॉर्मूला होता है Gm/r। ठीक, ग्रेविटेशन क्या फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का Gm/r। और अगर मैं इसको दूसरा एक करूँ तो इट इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन मास। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एनर्जी अपॉन मास। एनर्जी मुझे ऑलरेडी पता है, एनर्जी होती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और मास जो है वो ऑब्वियसली kg है। सो आई थिंक मैं बता सकता हूँ कि इसका हो जाना चाहिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सो इट इज L2T-2। परफेक्ट। सो L2T-2 मेरे पास 1 दिख रहा है, तो C का आंसर 1 होना चाहिए। परफेक्ट है। और दूसरा C का अगर आंसर 1 है तो अगर B देख लेते हैं, एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला तो फिक्स है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सो इट इज गोइंग टू बी L2m1 है ना, L2m1T-2। सो B आपके साथ 4 होना चाहिए और C आपके साथ 1 होना चाहिए। ओके, तो B4 एंड C1 अगर हम देखते हैं तो आई थिंक ये है, A का 2 है, परफेक्ट है। और उसके बाद D देख लेते हैं, तो D कितना है आपके पास, दैट्स आंसर। ठीक, समझा? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऑप्शन से आप थोड़ा बहुत तो कैसे कर सकते हो कि आंसर क्या आ सकता है। परफेक्ट, अच्छे क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A ball is projected with a velocity 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और बर्न है विद द वर्टिकल। देखो पेपर का जो फ्लो होता है ना, कई बार हम बहुत ही गाय में पेपर रीड करते हैं और ऐसे वर्ड हमारे से छूट जाते हैं, लाइक वर्टिकल डायरेक्शन। समझना है, वर्टिकल है तो अगर मैं इसका डायग्राम क्रिएट करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। इफ दिस इज 60 तो ये 30 होगा। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है कि स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। तो हाईएस्ट पॉइंट की जो स्पीड होती है वो होती है u cos थीटा। तो आप u cos थीटा करोगे तो आप क्या करोगे, 10 cos 30, और cos 30 क्या होता है, √3/2, तो 5/3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर आपने घाई में 10 cos 60 कर दिया, कुछ समझा बेटा क्या होने वाला है, द आंसर इज गोइंग टू बी 5
फाइव ही ऑप्शन में है और आप बात करोगे और आपका माइनस करूँगा। नीड वही चाहता है कि कंपटीशन कम कैसे करें और वो आपके कंपटीशन को कम करने के लिए आपकी पैनिक का यूज करता है। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ द पैनिक क्वेश्चन। पैनिक क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फर्स्ट गो में आपको पता है कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं हमारे बच्चों को हर बार बोलता हूँ पेपर सॉल्विंग के वक्त अपने आप को शांत रखो, क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, डोंट रीड वन टाइम, बिकॉज ऐसी छोटी सी चीजें अगर आप मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द केस ऑफ के जहां पे लॉजिक सर्किट से हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ओके, क्या करना है, सो अगेन मैं वापस यहाँ पे एक चीज नोट करना चाहूँगा। हम लोग देख लेंगे कि पहले तो 0 0 में 1 है, 0 0 में 1 है, 0 0 में 0 है, तो पहले तो 0 0 डाल के चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। लेट अस से दिस इज 0, दिस इज 0। आपको बताना चाहिए कि ये जो गेट है वो नॉट गेट है, दिस इज योर नाइंड गेट, ये भी नाइंड है और ये एंड है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, आई थिंक यू नो दैट। ये दोनों सेम दिख रहे हैं, बस यहाँ पे बबल है तो बबल इज फॉर नॉट, जैसे यहाँ पे नॉट में बबल आ रहा है। ठीक, ओके, ए 0 है तो ये नॉट होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही है बेटा तो 0 रहेगा, ये 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा। यहाँ तुम्हें पता है 0 × 0 क्या आता है 0, पर 9 है तो उल्टा करना तो ये 1 होना चाहिए। 0 × 1 क्या आता है 0, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और एंड है तो 1 × 1 का आंसर क्या होना चाहिए 1। सो 0 0 का आंसर 1, 0 0 का आंसर 1, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन को बोलेंगे। अच्छा, अब ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, सो मैं यहाँ से लिख पा रहा हूँ 1 1 में भी वो चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना बेटा। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 1 डाल के चेक करूँगा। ठीक है, सो 1 1 डालने के लिए पहले तो इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स इरेज दैट। आप अपने जब भी क्वेश्चन पेपर होगा तो अच्छे से साइड में दूसरे आप मतलब कर लेना। सो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 1 यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 गया, ये 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा, परफेक्ट, यहाँ पे 1 है। दिस इज 1 × 1, आंसर 1, उल्टा करेंगे तो 0, एक 0 आ गया ना, फिर इसका कोई मतलब नहीं, आंसर 0 आएगा, समझा इसका। सो 1 1 का आंसर 0 आना चाहिए, 1 1 का आंसर 0 इज दिस, सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले देख लो कि आप कहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है तो ताकि आपका टाइम सेव हो, चारों ऑप्शन डाल के चेक नहीं करने वाला, वो आपका ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, ऐसे टेक्निक्स यूज करोगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और दूसरे क्वेश्चन पे आप फोकस कर पाओगे। ओके, आगे। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन्स। ओके, सो यहाँ पे आपके पास अगर देखते हैं, सो नंबर ऑफ टन्स कितने हैं बेटा 1000, रेडियस दिया हुआ है बेटा 10 मीटर, रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट 2 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो ये है ओमेगा विच इज 2 रेडियन पर सेकंड, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बी दिया विच इज 2 × 10⁻⁵ रेजिस्टेंस दिया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आर दिया है 12.56। बाय द वे 4 पाई थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट के बारे में। ओके, अच्छा, रोटेटिंग चीज कभी भी आती है ना और मैक्सिमम इंड्यूस्ड वर्ड आता है, सो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। Whenever there is a word rotating plus maximum, if you involve this, तो आपका E max पहले पता होना चाहिए which is NAB ओमेगा। क्या बेटा, क्या फॉर्मूला होना चाहिए बेटा, it is going to be NAB ओमेगा। सो ये फॉर्मूला हम ट्राई करते हैं यूज करने का। सो NAB ओमेगा क्या होने वाला है, N is the number of turns which is 10⁻3। If we talk about area, तो area होगा पाई into r² which is 10⁻²। B है 2 × 10⁻⁻⁵, और ओमेगा is basically nothing but अगर हम देखते हैं तो 2। सो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 2 = 4, so ये 4 पाई होगा, 10⁻3 10⁻2 10⁻⁵ कर, तो E max आपके पास क्या आ गया 4 पाई। सो I max क्या होगा हमारे पास, E max upon R, so 4 pi upon 4 pi, the answer is going to be 5. So the answer correct is 2, option 2, which is correct। Okay, so rotating word और maximum induced, okay, तो यहाँ पे word भी है maximum induced। ये word जब भी आए तो पहले ट्राई करो ये दिमाग में आए which is NAB ओमेगा। Okay,
यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। और डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है कुछ इस प्रकार, E ड्यू टू शॉर्ट डायपोल इज गिवन बाय kb upon r cube under root of 1 plus 3 cos square, ओके। सो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखो बेटा, E एक्सिस, E इक्वेटर एज वेल एज E एट एनी पॉइंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। E एक्सिस, E इक्वेटर आ चुका है, ये भी अभी पूछा गया है। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r क्यूब, वो आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599। सो आपको पता है ससेप्टिबिलिटी इज 599 और ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमियाबिलिटी का रिलेशन होता है कि म्यू r जो रहता है वो होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ये आपका 600। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1200 एम्पीयर पर मीटर, ओके। सो आपके पास जो H है ना बेटा, वो आपके पास 1200 एम्पीयर पर मीटर है, पर पूछा है परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल। परमियाबिलिटी मतलब म्यू पूछा गया और म्यू होता है म्यू नॉट की वैल्यू भी ब्रैकेट में दी है 4.2 × 10⁻⁷ इनटू आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 600 के साथ बेटा। सिर्फ मल्टीप्लाई 6 4 जा क्या हो जाएगा 24, 0 0 तो 24 × पाई 10⁻⁵ कर दो बेटा। सो 2.4 पाई × 10⁻⁴, इसके हिसाब से द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 2। सो टेक्निकली है ना, टेक्निकली यहाँ पे आपको इसका काम था ही नहीं, बाय द मैग्नेटिक फील्ड आपका H होता है। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट कर्व है जिसका नाम है हिस्टेरिसिस कर्व, B = μh वाला, जिसको हम लोग पत्ता कर्व भी बोलते हैं, ये वाला, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चंस अभी तो मैंने देखे नहीं है कि ज़्यादा पूछे गए हैं, पर अब मुझे इंट्यूशन जैसे बोलते हैं वैसे लग रहा है कि इस साल वो लोग हिस्टेरिसिस कर्व को कहीं ना कहीं लेके आने चाहिए। सो प्लीज यार हिस्टेरिसिस कर्व को अच्छे से करके जाना, ओके। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल और दे आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे सिचुएटेड इन लाइन पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = फॉर्मूला है kb cos θ/r²। ये आपको पता है which is 9 × 10⁻⁹। डायपोल मोमेंट है 16 × 10⁻⁹ बेटा। cos 60 आपको दिया गया है क्योंकि एंगल 60 दिया गया है, तो cos 60 हो जाएगा 1/2, और r² है तो 0.6 और 0.6 का स्क्वायर तो वो हो जाएगा 0.36, ओके। सो ये 8 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अगर हम बात करें तो 0.04, परफेक्ट। इसको 4 × 10⁻² लिख देते हैं, ये 2 हो जाएगा। सो 2 वाले में कोई ऑप्शन अगर है तो आंसर आ सकता है विच इज नथिंग बट 2। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। समझ में आ रहा है सबको बेटा, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है a resistance wire connected to the left gap of metal bridge balance a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio, okay, 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of the 1 ohm of the resistance wire will be कितना, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस को मान लो कि हम ले लेते हैं x, राइट गैप को हम ले लेते हैं 10, और कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इस हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15। सो लेफ्ट गैप का 15 ओम है, सो 15 ओम करस्पॉन्ड्स टू 1.5 मीटर बेटा। सो 1 ओम करस्पॉन्ड्स टू कितना, तो आई थिंक हर बच्चा आइडिया करेगा कि मैं यूनिटरी मेथड से भी करूं तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए कि 15 के करस्पॉन्डिंग 1.5 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग 10 होना चाहिए। सो आई थिंक 10 वाला अगर आप देखो ऑप्शन कोई है क्या। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट द लेंथ ऑफ द 1 ओम ऑफ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरी गलती ये हुई है कि मुझे 1 ओम लेफ्ट में लिखना चाहिए, बराबर ये लिखना है। सो अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 1.5 डिवाइड बाय 15 करना पड़ेगा। फिर इज गोइंग टू बी, आप देख सकते हो कि ये होने वाले पॉइंट जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नथिंग बट 1.5 मतलब 15 अपॉन क्या हो जाएगा 150, ओके। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 15/150 क्या होना चाहिए 1/10, परफेक्ट। एंड 1/10 आपके पास हो जाएगा 10⁻²। सो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3।
आई होप सबको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस हमें प्रॉपरली यूनिटरी मेथड लगानी है और आंसर मिल जा रहा है। यहाँ पे और एक कंसेप्ट लगाना है कि R इज रो L बाय A, सो रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस उस हिसाब से हमने सॉल्व किया। ओके, अच्छा, अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स, जैसे हमने डिस्कस करा था कि LCR बहुत बार आता है। ओके, when L is removed from the circuit, the phase difference between current and the voltage is pi by 3। अच्छा, सो आपको पता है कि अगर आपने L को रिमूव किया, सो 10 pi by 6 आपके पास बच जाएगा XC pi, क्योंकि XL नहीं है ना, तो सिर्फ आपका RC बच गया, और 10 pi by 6 अगर हम देखें तो हमारे पास XC और R की कुछ तो वैल्यू आ गई। अच्छा, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, if instead C is removed from the circuit, pi by 6 नहीं, यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं pi by 3 के बारे में, so let me say pi by 3, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर सेम आया है, देख लेना। if instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3, तो इस बार आपका फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो सेकंड इक्वेशन होगा 10 pi by 3 is equal to XL pi। ओके, सो कितने बचे करेंगे अंकित सर, उस हिसाब से XL is equal to XC हो जाएगा, और अगर XL equal to XC हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो रेजोनेंस का केस है, और जब ये रेजोनेंस का केस है मतलब कि आई होप आप मेरे साथ एग्री करोगे कि नथिंग बट ये क्या होगा बेटा, दिस इज द क्लासिक केस जहां पे आपके पास प्योरली रेजिस्टर है, तो आपका पावर फैक्टर जो है वो क्या होगा, सो cos phi का होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रेजोनेंस की कंडीशन को इनडायरेक्ट वे में पूछना, इन्होंने बड़े से वे में क्वेश्चन देके पूछा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। A charged particle having drift velocity Vd is 7.5 into 10 raised to -4 and electric field दिया है, तो वो दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 into 10 raised to -10 बेटा। तो पूछा है मोबिलिटी कितना होगा, तो मोबिलिटी होता है Vd is equal to mu E, सो म्यू हो जाएगा आपका 7.5 into 10 raised to -4 upon 3 into 10 raised to -10। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पावर से भी समझ जाओगे 10 raised to 6 वाला एक ही पावर है, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, वापस मैं बोलूंगा कि मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से करके जाना है। अच्छा, अ स्विच इज क्लोज्ड एट t equal to 0, the current supplied by the battery immediately after closing the switch is कितना। सो याद करते हैं, एक तो पहले इंडक्टर ले लेते हैं। अगर इंडक्टर मान लो कि स्टार्टिंग में करंट फ्लो नहीं हो रहा, बराबर, तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो नहीं हो रहा, अगर तुमने बाद में तुरंत है ना कर स्विच क्लोज किया, तो इंडक्टर, सो इनिशियली इफ I is 0 एंड देन स्विच क्लोज किया, अगर मान लो ये स्विच है या आपने क्लोज किया, तो इंडक्टर एक्ट्स लाइक ओपन सर्किट, and after some time or after reaching the steady state it acts like a closed circuit। इसके ऊपर नीट की आदत है कि क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे देख लेता हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इंडक्टर है बेटा, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच पूछा है, तो ये वाली ब्रांच तो ओपन हो जाएगी, सो आपके पास सर्किट में सिर्फ ये ब्रांच बची बेटा, तो R + 2R + R करेंगे तो 4R आएगा, सो द करेक्ट आंसर इज E/4। दैट्स इट। पर यही क्वेश्चन को पूछते हैं कि आफ्टर रीचिंग द स्टेडी स्टेट, तो ये भी तुम्हारे पास आता, उस केस में 3R और 6R आप किस में लेते बेटा, पैरेलल में लेते। इफ यू टेक 3R एंड 6R तो आंसर आ जाएगा 2R, 3 into 6 upon 3 + 6, वो 2R + R करोगे तो 3R होगा, तो उस केस में आंसर 1 हो जाता। दोनों ऑप्शन है, 90 को पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, उस गलती को उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है कि बच्चे गलती मतलब में गलती करें और फंस जाए। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज का उल्टा अगर हम करते हैं तो क्या कैसे होगा, प्लीज याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, लिखते रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 long parallel wires carrying same current I in the xy plane, आप देख पा रहे हैं 3 को रखा हुआ है। The middle wire is along the y-axis, okay, as shown in the figure, perfect है। Now the middle wire is displaced by distance z along the z-axis, so the magnetic force per unit length acting on it is कितना। So मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ कि मैं assume करता हूँ कि ये x है, okay, so this is going to be your x।
ऊपर z ले लेता हूँ, इस केस में मैं यहाँ पे z ले लेता हूँ, ठीक है बेटा, और y अंदर के डायरेक्शन में होगा, परफेक्ट। तो आपके वायर से कुछ ऐसे जा रहे हैं, याद रखो ऐसे, और अभी यहाँ पे z पे मैंने ऐसा वायर कर दिया, मतलब मैंने z डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, ठीक। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि विजुअलाइजेशन पावरफुल चाहिए, और गलतियाँ यहाँ पे होती है कि बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मिडिल वायर को डिस्प्लेस z डायरेक्शन में किया है, सो आप ऐसा सोचो कि ये दो वायर है, ये और एक सेंटर का आ रहा है, सो दो वायर ऐसे जा रहे हैं बेटा, आपने इस वायर को ऊपर डाल दिया, सो अब ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और फिर तो कोई एंगल बनेगा, ठीक है। अब यहीं पे यार पेस्ट करेगा कि अब हम यहाँ पे जब वैल्यू लगाते हैं, हमें पता है ये d है बेटा, ये भी d है, सो लेट मी चेंज कर दें, सो दिस इज d, दिस इज d, ओके। ये आपका जो है वो आपका z बना जाएगा, फाइन, ओके। सो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ओके। सो बिकॉज ऑफ द वायर, एक तो आपको पता है कि d लगेगा और एक d लगेगा। उन्होंने पूछा है द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन, क्या पूछा है बेटा, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, है ना। सो आपको समझना है कि ये बार इस पे एक फोर्स लगाएगा बेटा और ये बार इस पे एक फोर्स लगाएगा। अज्यूम करो कि ये जो एंगल थीटा हो रहा है वो थीटा हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, थीटा हो रहा है, ये भी आपके पास कितना हो रहा है बेटा, थीटा हो रहा है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, ओके फाइन। ना ये d है, ये z, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस का है। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2, तो म्यू नॉट दो तीनों में करंट सेम है तो I1 I2 मतलब I स्क्वायर होगा अपॉन 2 पाई d, 2 पाई मतलब डिस्टेंस, सो 2 पाई, अरे डिस्टेंस कितना दिया है, d स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज़ टू 1 में। ये तो एक की वजह से फोर्स लग गया, ऐसा सेम फोर्स यहाँ पे लगेगा, सो कंसीडर दैट कि एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स ऐसा लग रहा है, और तुम्हें पता है कि ये जो फोर्स लग रहे हैं, है ना, ये जो फोर्स लग रहे हैं उनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, सही बात है, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो कैसे रिजॉल्व करेंगे कि अगर मान लो कि ये एंगल भी थीटा हो जाना चाहिए था और ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ठीक, सबको समझा बेटा। सो अगर मैं करूँ तो f cos थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2f sin थीटा, सो इफ दिस इज f, if this is f, this is going to be f cos theta, this is going to be f cos theta, ऊपर क्या हो जाएगा 2f sin theta, so the net force F net is going to be 2f sin theta, so 2 into this value which is mu naught I square upon 2 pi bracket d square plus z square raised to 1 by 2 into sin theta, sin theta लेगा तो z upon ये आ रहा, so ये हो जाएगा z upon this value which is कितना है तुम्हारे पास d square plus z square raised to 1 by 2, so अगर हम देखें तो 1 by 2 कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, so the answer is mu naught I square z upon nothing but मेरे पास बच रहा है pi d square plus z square, that is the answer and the answer is nothing but power 1 है, this is the correct answer 2 का फैक्टर निकालना है। क्लासिक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चों ने सही अटेम्प्ट कर पाए थे क्योंकि यहाँ पे विजुअलाइजेशन बहुत सारे बच्चों का पावरफुल नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया कि रैंकर्स डिसाइड करते हैं, यहाँ से आपको समझ में आता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं 700 to 720 की कैटेगरी में, वो बच्चे ये क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हर बल्ब का अगर आप देखोगे तो पावर अलग अलग है और पूछा है कि टोटल पावर कंज्यूम इन द सर्किट कितना है, ओके। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मैं आपको एक अच्छा मेथड देता हूँ। सबसे पहले अगर मान लो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है बल्ब वाला, तो जो बल्ब की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ओके, तो मान लो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या है 120 वॉट, सो आप कंसीडर करो 120 वॉट और पावर आपको पता होता है क्या होता है v स्क्वायर बाय r, ये सॉरी बेटा पावर कितना होता है बेटा v स्क्वायर बाय r। अच्छा यहाँ पे क्या लिया है, हर एक का वोल्टेज रेटिंग सबका सेम है, सही बात है। सो अज्यूम करो बेटा कि आपके पास 120 वॉट का जो रेजिस्टेंस है, सो अज्यूम दैट लेट अस अज्यूम
जो 120 वॉट का रेजिस्टेंस है, बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस R। ओके, सो आप यहाँ पे R डाल दो, therefore 120 इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 220 का स्क्वायर बाय R। परफेक्ट। सो तुम्हारा R जो है वो हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 120। ये आपका इक्वेशन है। याद रखना इसको मैं कैसे यूटिलाइज करने वाला हूँ। ओके, अब मान लो 60 पूछा तो नीचे 60 आएगा। अब ये R के कंपैरिजन में क्योंकि ये डिनोमिनेटर कम हुआ तो इसका R बढ़ेगा। सो अब ये सब के R बढ़ते जाएंगे, है ना। तो अब देखो मैं यहाँ से इसका और एक वेटस्टोन क्रिएट करता हूँ, देखना कैसे कर रहा हूँ। सो एक मेरे पास ऐसा रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा, चौथा, बीच में ये। लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। इसका मैंने R अज्यूम किया है, ये 60 है बेटा, तो ये 2R रहना चाहिए बेटा, ये भी 2R होगा इस हिसाब से। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 2R, बट दिस इज गोइंग टू बी 4R आई थिंक, क्योंकि 4 के फैक्टर से जा रहा है। ओके, 4R अपॉन 2R एंड 2R अपॉन R। सो ये वेटस्टोन बैलेंसिंग है बेटा, सो ये 2R को निगलेक्ट कर सकते हैं। 4R एंड 2R सीरीज, 6R, 2R एंड R सीरीज, 3R। सो टेक्निकली आपके पास ये डायग्राम आ गया, दिस इज 6R, दिस इज 3R। अभी हमने डिस्कस किया था 6R और 3R जो रहता है वो क्या होता है, पैरेलल में है, तो आंसर क्या आना चाहिए 2R। तो आपके पास इफेक्टिव जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 2R, तो ये कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। यस और सो पावर आपको पता है, जो पावर नेट कंज्यूम होगा वो होगा वोल्टेज 220 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स। बट यू नो दैट R की वैल्यू ये है ना, तुमने R की ये वैल्यू, सो 220 का स्क्वायर अपॉन 2 इनटू ये वैल्यू डालो। आई थिंक आप एग्री करोगे, द आंसर इज 60। सो द आंसर इज 60। क्लासिक क्वेश्चन। देखो कोई पेपर में जो नीट ने क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। सो नीट अच्छे क्वेश्चन बनाता, फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चन बनाता है, बस क्वेश्चन को करने की आपको टेक्निक मिल जाएगा तो आपसे करना है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 पॉइंट चार्ज √3q minus √3q and √3q are placed on the vertices of equilateral angle of side L. Let's create an equilateral angle. ये L हुआ, ये L, ये भी L। और वैल्यू दी गई है, क्या क्या दी गई है, तो दिया है √3q, ये दिया है माइनस √3q, और ये भी क्या दिया है √3। How much work will be done in displacing a point charge q from the midpoint of a side containing the charge √3q and √3q to the center of the triangle? अच्छा, अब यहाँ पे इशू ये है बेटा कि जो क्वेश्चन प्रिंट हुआ, ध्यान से समझना, यहाँ पे मेरे पास अभी जो क्वेश्चन प्रिंट हुआ है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी यहाँ पे 4 and √3q लिखा है। मिड पॉइंट ऑफ अ साइड कटेंग चार्ज √3q and √3q। अब √3q से सेंटर पे लाना है तो भी मेरे पास मेथड है, माइनस √3q और √3q के सेंटर से लाना, वहां से मिड पॉइंट से सेंटर पे लाना तो भी मेथड। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द मेथड। सो आई विल टेक जैसे बोलते हैं कि अंदर से इंड्यूशन। लेट मी कंसीडर कि मैंने जो चार्ज कंसीडर किया ये 4 and √3q है, मैं माइनस √3q अज्यूम कर लेता हूँ, माइनस √3q से मैं लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि माइनस √3q और √3q के बीच में मैंने चार्ज को रखा हुआ और वो चार्ज है यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्क डन कितना होगा, तो पहले आप क्या करोगे, Q के विथ रिस्पेक्ट में आप सारी एनर्जी क्रिएट करोगे, Q के विथ रिस्पेक्ट में सारी एनर्जी बनाओगे। सो ये हो जाएगा आपका L/2, ये हो जाएगा आपका L/2। परफेक्ट है। ओके, नाउ इसको ज्वाइन कर लो। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओके, और ये आपको पता है कि जैसे ये L है, ये L/2 है, दिस इज परपेंडिकुलर दिस है ना, तो L² माइनस L²/4 अगर हम करेंगे, मतलब मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, सो L² माइनस L²/4 करोगे तो द आंसर इज गोइंग टू बी 3L²/4, और अगर मैं इसका रूट ले लूँ तो ये हो जाने वाला है √3L/2। दिस इज गोइंग टू बी कितना बेटा √3L/2। आई थिंक सही बात है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हर चीज़ के एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो K
बाय एल बाई टू। वैसे मैं इन दोनों का करूँगा तो प्लस के रूट 3 क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एल बाई टू प्लस इन दोनों का करूँगा, ओके, प्लस के क्यू रूट 3 क्यू अपॉन रूट 3 एल। आपको इससे यूआई मिलेगी, ओके। आफ्टर गेटिंग यूआई आपको यूएफ भी फाइंड करना है, ओके। यूएफ कैसे फाइंड करोगे बेटा? सो यूएफ फाइंड करने के लिए बोला है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड कंटेनिंग टू द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अब तुम क्यू को सेंटर पे लेके आए, तो आपको तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है बेटा। आप एक चीज समझ रहे हो, ये क्वेश्चन करने के लिए यू रिक्वायर द टाइम, और ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए तो आपको पहले स्किप करना है, पहले गेम में तो नहीं करोगे। सो जैसे 3 राउंड मेथड होती है ना सॉल्व में, तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में तो इसको नहीं लाना, थर्ड राउंड जहाँ पे आपको पता है कि अगर टाइम है तो लो, वरना नहीं करना, ओके। सो अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, आप वो डिस्टेंस कैसे ला सकते हो? सो फॉर दैट मैंने आपको बताया है कि मान लो कि ये अज्यूम करो आपके पास एक परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, आपको पता है कि ये एल बाई टू है, था या ना, ये एंगल आपको पता है कि कितना होने वाला बेटा 10 डिग्री। सो मैं यहाँ से एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ कि अगर मैं ध्यान से, अगर मैं आपको पूछूँ कि अगर मान लो कि ये आर है, सो cos 30 अगर मैं देखूँ तो इट इज गोइंग टू बी एल बाई टू अपॉन आर हो जाएगा बेटा, सो आर हो गया, तो आर कितना हो जाना चाहिए उस हिसाब से एल अपॉन 2 cos 30, परफेक्ट। और एल अपॉन 2 cos 30 होता है रूट 3 बाई 2, सो आंसर हो जाएगा एल बाई 2। सो आपको अब ये आर आर और आर मिल गया। सो मैं चाहता हूँ कि अगर हम यूएफ फाइंड करें तो यूएफ क्या हो जाएगा? सो यूएफ हो जाएगा हर एक चार्जेस के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय डिस्टेंस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं मल्टीप्लाई करूँगा कि यहाँ पे चार्ज रखना था रूट 3 क्यू, यहाँ पे कितना रखना है माइनस रूट 3 क्यू, और यहाँ पे कितना रखा है प्लस रूट 3 क्यू। सो लेट्स मल्टीप्लाई एवरीथिंग। सो देखो बेटा मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूँ, क्यू रूट 3 क्यू और माइनस क्यू रूट 3 क्यू तो कैंसिल होगा, सिर्फ ये बचेगा। सो क्या हो जाएगा के क्यू रूट 3 क्यू अपॉन आर, और आर हो गया एल बाई रूट 2, ये ऊपर जाएगा तो रूट 3 प्लस हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी के क्यू क्यू 3 बाई एल, ये तुम्हारा फाइनल एनर्जी है। अब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिलेगा, और वही आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। सो वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको यूएफ माइनस यूआई, और वो आप कर सकते हो अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करें तो। अब बस एक ही चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में मैंने सोचा है कि ये रूट 3 क्यू और माइनस रूट 3 क्यू के सेंटर से लिया है, पर अगर क्वेश्चन में मैंने जो सोचा है वो ना हो और एक्चुअली में वो रूट 3 क्यू और रूट 3 क्यू के बीच में से, मतलब यहाँ कहीं से उसको सेंटर पे लेके गए, तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगा बेटा, है ना। सो मतलब आप एक बार देख लेना, पर अगर मैं एक बार यहाँ से देखूँ कि मानो मैंने जो सोचा है ये पार्ट और ये पार्ट, आई थिंक एग्री करोगे कि कट हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट बचा है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2k क्यू क्यू रूट 3 टू रूट 3 हो गया अपॉन एल, ओके। सो ये यू आई और ये मेरे पास क्या है यू एफ, जो मेरे पास आ चुका है, कितना है के क्यू क्यू 3 बाई एल। सो इफ आई टेक द डिफरेंस, है ना, दिस माइनस दिस करूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो जो आएगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाना चाहिए, पर अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना तो आई थिंक यू विल एग्री कि मेरे पास 3 का फैक्टर आ रहा है, ये सॉल्व, क्योंकि देखो के क्यू क्यू 3 बाई एल और यहाँ पे 6 के क्यू क्यू बाई एल, सो 3 माइनस 6 करेंगे, है ना, तो आंसर जो है वो मतलब आई थिंक माइनस में आएगा, और वो अभी तो ऑप्शन में नहीं निकला, सही बात है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में उन्होंने 4 एंड को नहीं सिलेक्ट करके जैसे मैंने बताया रूट 3 क्यू को सिलेक्ट किया हो सकता है, कुछ समझा? तो बस आप मेथड समझो, मेथड से आंसर ट्राई करो, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वर्क डन इज यूएफ माइनस यूआई, दैट इज द फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन, ओके। ये ट्राई करो, इन केस अगर आपका आंसर ना है
तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम चाहिए तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो वापस आपको बता दें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन जहां पे अब हमें यूज करना है द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो u आपका जीरो है और x भी आपका जीरो है। इफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड एज v इज इक्वल टू, तो दिया है v इज इक्वल टू a अपॉन x स्क्वायर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t इज कितना। ओके, तो सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है और उसको टाइम के टर्म्स में पूछा गया है, तो आई थिंक सब एग्री करेंगे v को मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूँ, यस और नो, और ये होना चाहिए a अपॉन एक्स स्क्वायर आ यहाँ। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, सो एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा a dt। सही बात है बेटा। अब मुझे क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए दोनों साइड पे। सो इफ आई डू द इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 80। सो एक्स क्यूब इज गोइंग टू बी 380। सो एक्स इज गोइंग टू बी 380 रेज़ टू 1/3। ऑप्शन दिख रहा है मुझे, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्यों लिमिट्स यहाँ पे नहीं रखी, तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया था कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। सो ये अगर जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, ये टी होगा तो ये सो, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करा। पर हाँ, उन्होंने बोला था कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यस मुझे कंसिडर करना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रीडिंग ऑफ द आइडियल एमिटर पूछा गया है कि कितना हो सकता है। मैं देख पा रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो कुछ है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं बिटस्टोन क्रिएट हो सकता है, हमें देखते हैं। ओके, चल बिटस्टोन है या कुछ और है देखते हैं। ये 9 और 18 है, तो पहले तो 9 इंटू 18 अपॉन 9 प्लस 18 करो विच इज 27। सो 9 और 27 कट हुआ 3, ये 6 हुआ। सो लेट मी क्रिएट है, यहाँ पे एक 6 आ गया। ओके, फिर 12 और 6 है, आई थिंक 12 इंटू 6 18, आई थिंक 6 और 3 और 4। सो 12 और 6 का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। सो इसको 4 डाल देते हैं बेटा, बीच में 12 है। ओके, 3 और 6 का आंसर 2 आएगा, 6 3 जा 18 प्लस 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पे 2 आएगा। 12 और 2 है, सो 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 16, यस और नो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये 3 आ जाएगा बेटा। ओके, नाउ 6 प्लस 4, नाउ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ, सो 6 प्लस 4 इज बेसिकली सीरीज में है, सो वो 10 हो जाना चाहिए, यस और नो, और वो 10 और 12 अगर हम देखेंगे तो पैरेलल में होना चाहिए। सो 10 इंटू 12 अपॉन 10 प्लस 12। सो बात करें एक मिनट, नहीं ये 10 है, सो मेरी गलती है यहाँ पे, ये 10 है, अच्छा हुआ ध्यान से देख लिया। ओके, ये 10 ये 12 और 6 को काम हो गया है। सो बेसिकली ये तो काफ़ी इजी हो गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो 6 और 4 है और ये 10, तो आई थिंक सब एग्री करेंगे 6 एंड 4, मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 10, और 10 और 10 का आंसर क्या आ जाएगा 5। 5 और 2 किसमें आएगा सीरीज, तो आंसर हो जाएगा 7। 7 और 3 हो जाएंगे पैरेलल, सो हो जाएगा 7 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 3। सो आंसर इज गोइंग टू बी 21/10 व्हिच इज ऑन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आ गया तो आई कितना आना चाहिए बेटा 21 अपॉन 21/10, आंसर इज 10। इसी का करेक्ट आंसर। ओके, ये दिखने में बिटस्टोन जैसा लग रहा है पर बिटस्टोन नहीं है। जब आप इसको इस सर्किट में लेके आते हो तो समझ में आता है। इस सर्किट में 6 और 4 को सीरीज में लिया, 10 और 10 पैरेलल 5 लिया, ये 5 और 2 सीरीज में आया 7 में, 7 और 3 पैरेलल हुआ, वहां से आपका आर इक्विवेलेंट मिला एंड देन क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग ऑप्शन। बस यहीं पे गलती हो जाती है कई बार आइडिया में कि करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज, यस दिस इज द करेक्ट। द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यस। द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर, यस। द कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, वैसे दिख रहा है सही है बट यहाँ पे n का फैक्टर होना चाहिए जो मिसिंग है, हेंस दिस इज द रॉन्ग आंसर। सो बेसिकली ये आंसर आपको मार्क करना चाहिए था। ओके, this were the top 50 questions from electrodynamics as well as your semiconductor and kinematics का so part and so on. So हमने यहाँ पे आपके सामने जो 50 questions लाए
ये 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपका जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, वो सारे हमने कवर करें। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट 1 वीक आपके पास होगा बेटा, और लास्ट 1 वीक में बहुत बार ये होता है कि सर अब क्या करें और डर लगता है। तो बस एक ही चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा बेटा कि अब ये लास्ट 1 वीक में इट इज़ द टाइम जहाँ पे आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, नई चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता चल गया है कि अब मेरा जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में या कैम में अगर कम है, तो बायो पे फोकस करना ही चाहिए बेटा। बायो में ट्राई टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल, एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। फिजिक्स में स्पेशली 3 ऐसे चैप्टर्स है जिसमें आप एनसीईआरटी से पढ़ो तो आपको बहुत फायदा होता है। ईएमएस, सेमीकंडक्टर, ड्यूअल नेचर, ये 3 चैप्टर्स अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आपको जेन्युइनली बहुत फायदा होता है। एटम्स भी एक्चुअली में एनसीईआरटी से पढ़ने लायक चैप्टर है, बट टाइम कम है तो यस, ये 3 चैप्टर पढ़ने चाहिए। उसके अलावा फिजिक्स में फॉर्मूला लिस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। पूरे पेपर में 50 में से एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 100% गारंटी। सो डिवीजन में बहुत सिंपल करता हूँ, डिवीजन कुछ इस प्रकार होने वाला है आपके सामने। 25 क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, 10 क्वेश्चन आपके पास थियरी बेस्ड होंगे, 35 क्वेश्चंस हो गए। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सो ये वाला नहीं, जैसे इसके पहले वाला था वैसा नहीं, मतलब जहाँ पे एक आध 2 चीज़ थोड़ी सी ट्विक करी होगी और वो सोचना पड़ेगा। लास्ट के 5 क्वेश्चन वो क्वेश्चन जिसका हमने अभी डिस्कशन किया था, राइट, ये वाला कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पकड़ लो, ये क्वेश्चन भी पकड़ लो, और अगर मैं पीछे जाता हूँ ये क्वेश्चन भी पकड़ लो। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो लास्ट के 5 होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, वो पूरे पेपर में स्कैटर करके देंगे, जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा दिखने में डरावना बनाएंगे, बट ओवरऑल पेपर जो रहेगा बेटा वो मॉडरेट रहेगा। पेपर इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। पेपर में अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ लगे तो पूरे इंडिया के लिए वो टफ है बेटा। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। पेपर में कामनेस, कंपोजर के साथ पेपर दोगे, पेपर जेन्युइनली अच्छा होगा, पेपर फोड़ के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्द हम मिलेंगे वापस हमारे न्यू वीडियो के साथ फॉर द नेक्स्ट ईयर 2024 बैच। ओके, तब तक के लिए बेटा बस फतेह करना और आपका जो ड्रीम है उसको हासिल करना। थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ प्रोग्रामेटिक्स। ऑल द वेरी बेस्ट।